हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज हम करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये यूनिट 3 है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। और आज हम इसमें एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज़ मीन बाय प्राइस लेवल अकाउंटिंग, और एक्सप्लेन करने हैं हमें इसके मेथड्स और टेक्निक्स। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, स्पेशली इन एग्ज़ाम टाइम। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन है कंटेम्प्रेरी इशू इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो प्राइस इज़ अ वेरिएबल एलिमेंट। प्राइस जो है एक वेरिएबल एलिमेंट है, इसको आप चेंज कर सकते हो, राइट। तो इट टेंड्स टू चेंज ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। हमारा जो प्राइस है वो किन किन वजहों से चेंज होता है? पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से और सोशल फैक्टर्स की वजह से। तो दीज चेंजेस कॉज द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन चेंजेस की वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी हो सकती है और डिफ्लेशन की। जैसे कि अभी करंटली जो है ऑयल के प्राइसेस हाइक हुए हैं, है ना, तो इसमें भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होंगे। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन में क्या होता है। द प्राइस टेंड्स टू राइज वेयर एज अंडर डिफ्लेशन द प्राइजेस टेंड टू फॉल। कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, राइट। तो इन्फ्लेशन की स्थिति में हमारे प्राइसेस जो है वो राइज होते हैं, बढ़ते हैं, और डिफ्लेशन की सिचुएशन में प्राइस गिरते हैं। तो ड्यू टू सच चेंजेस इन प्राइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस डू नॉट प्रेजेंट द एक्चुअल और एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि इन प्राइसेस के चेंज होने की वजह से बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं होते हैं हमारे, वो एक्चुअल यानी कि वास्तविक और एक्यूरेट यानी कि सही फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो प्रेजेंट नहीं करते। तो टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल, वेरियस टेक्निक्स आर अडॉप्टेड। अगर हमें इस प्राइस लेवल के चेंज के जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि जो भी इसका प्रभाव पड़ेगा, इसको अगर हमें कम करना है तो हम कुछ टेक्निक्स अपनाएंगे, जैसे कि करंट परचेजिंग पावर टेक्निक। अगर आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, तो ये सब आते हैं इसके अंडर टेक्निक्स में। तो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें तो वैल्यू चेन इज़ एन आइसोलेटेड कंसेप्ट। जो वैल्यू चेन है ना, वो एक अलग कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि वैल्यू को ऐड किया जाता है हर स्टेप में, ठीक है, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड स्टॉक एट दी एंड। मतलब जैसे आप जानते ही हो कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या फिर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है ना रॉ मटेरियल में, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे वैल्यू ऐड की जाती है। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे हमें ये बोला गया है। तो एट द एंड प्रोडक्ट इज़ प्रोवाइडेड टू द बायर विद द टोटल प्राइस। और एट द एंड जो है प्रोडक्ट जो है वो खरीदने वाले को प्रोवाइड किया जाता है टोटल प्राइस के साथ। तो इन दी सेम वे वेरियस कंटेम्प्रेरी इशू हैव इमर्ज्ड। इसी जो है कंटेम्प्रेरी इशू जो है आए, कुछ ऐसे इशू आए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो अंडर द प्रेजेंट चैप्टर चेंजेस इन प्राइस लेवल एंड अदर कंटेम्प्रेरी इशू हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। तो आज हम कवर करेंगे प्राइस लेवल चेंजेस वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम आने वाली वीडियोस में कंटेम्प्रेरी इशू इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पूरा कवर करने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन क्वेश्चन की, जो कि है व्हाट इज़ मीन बाय प्राइस लेवल अकाउंटिंग, और इसके मेथड्स और टेक्निक्स हमें बताने हैं। तो प्राइस लेवल अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दैट टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट करंट वैल्यू एंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइजेज ऑन द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज न्यूट्रलाइज्ड। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि प्राइस लेवल अकाउंटिंग जो है उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एक टेक्निक की तरह।
एक अकाउंटिंग टेक्निक की तरह जिसमें क्या होता है, लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उनकी करंट वैल्यू पे, ठीक। एंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस, और जो हमारे प्राइजेस में जो अगर चेंज आ रहा है उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में, उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। इसमें क्या होता है, यूजुअली प्राइस टेंड टू चेंज ऑन दी हायर साइड, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्राइजेस हैं यूजुअली बढ़ते ही हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और प्राइस डिफ्यूजन अकाउंटिंग भी बोलेंगे। तो नीड ऑफ अडॉप्टिंग प्राइस लेवल अकाउंटिंग अराइज फॉर एक्यूरेट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम क्यों प्राइस लेवल अकाउंटिंग टेक्निक को अपनाते हैं, मतलब ये क्यों अपनाते हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक एक्यूरेट, सही, वास्तविक प्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि प्राइस में चेंज आया है, जिस वजह से हमें जो है प्राइस लेवल अकाउंटिंग की मदद लेनी पड़ेगी ताकि हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफ़िकल्टी इन रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट एंड इनएडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल आर ऑल्सो द रीज़न ऑफ इमरजेंस ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। कि डिफ़िकल्टी आना किसमें, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स को रिप्लेस करने में, या फिर हमारे वर्किंग कैपिटल में इनएडिक्वेसी होना, यानी कि कम होना, इनफ ना होना, ठीक है, एडिक्वेट ना होना, ये भी जो है रीजंस हो सकते हैं प्राइस लेवल अकाउंटिंग के इमरजेंस में, यानी कि इनकी वजह से भी हमें प्राइस लेवल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो दस प्राइस लेवल अकाउंटिंग हैज़ इमर्ज्ड फॉर रिजॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। इसीलिए प्राइस लेवल अकाउंटिंग का जो इजाद हुआ है वो इस वजह से हुआ है ताकि प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर सकें, जो कि किस वजह से आई, प्राइस लेवल के चेंज होने की वजह से आई। तो ये जो मेथड है इसको हम और भी क्या बोलते हैं, प्राइस लेवल एडजस्टमेंट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेथड्स और टेक्निक्स की, कि क्या मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं प्राइस लेवल अकाउंटिंग या फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की। तो नंबर 1 पे अभी हमने पढ़ा भी था इंट्रोडक्शन में, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक। तो करंट परचेजिंग पावर टेक्निक हमसे क्या बोल रही है कि इस टेक्निक में क्या होता है, कंपनी को रिक्वायर होता है कि वो अपने रिकॉर्ड्स को रखे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जो उनकी मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे रखना। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जो उनको पास्ट की जो कॉस्ट होती हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती हैं, तो उस बेस पे रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है इस टेक्निक के द्वारा। ये टेक्निक हमसे ये बोलती है कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर अपने रिकॉर्ड्स को रखें, और these companies have to present the financial statement and supplementary statement are also to be presented regarding the current purchasing power of currency with these statement। और इन्हीं कंपनी को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करना पड़ता है, और जो भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है उनको भी, किसके बारे में, रिगार्डिंग द करंट परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, कि अभी मतलब करेंटली हमारी जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो कितनी है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है ना इस टेक्निक का, जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इज़ टू स्टडी करना। किस चीज़ की स्टडी करना, चेंज इन दी वैल्यू ऑफ मनी, कि मनी के वैल्यू में क्या चेंज आया है जिस वजह से जनरल प्राइस लेवल बढ़े हैं, ये टेक्निक वो स्टडी करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑल्सो एडजस्टेड। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स हैं उनको भी एडजस्ट किया जाता है, किसके द्वारा, जनरल प्राइस इंडेक्स के द्वारा, कि इस टाइम जनरल प्राइस लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और कैन बी टेकन फॉर द कन्वर्जन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब इसकी हम कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक के कुछ मेरिट हैं और कुछ डीमेरिट हैं। मेरिट क्या है, यानी कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, कि ये टेक्निक काफ़ी सिंपल है, और इस मेथड में क्या होता है, ये मेथड यूज़फुल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने में इन टर्म्स ऑफ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू, और साथ ही चेंजेस इन दी वैल्यू ऑफ मनी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन दी प्राइस लेवल,
कि यहाँ पे जो है हम जो है स्टडी करते हैं कि मनी की वैल्यू में कितना चेंज आया, जिस वजह से जनरल प्राइस लेवल जो है वो चेंज हुआ। तो ये भी स्टडी करते हैं हम इस टेक्निक में। तो ये इसकी कुछ मेरिट्स थी। बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की। तो दिस मेथड इज ऑफ थ्योरेटिकल नेचर, एक तरीके का थ्योरेटिकल नेचर का मेथड है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेट प्राइसेस इंडाइसेस इज डिफिकल्ट। कि अगर बात करें इंडिया की तो एक्यूरेट प्राइसेस की जो इंडिसेस होती है उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही वास्तविक यानी कि एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करती हमारे बिजनेस की। और ये जो मेथड है डज नॉट कंसीडर द इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स। ये मेथड इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर नहीं करता। किसको कंसीडर करता है, सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। बात कर लेते हैं सेकंड टेक्निक की, जो कि है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। अभी हमने पढ़ा करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, अब हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। ये हमसे क्या बोलती है, तो ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक है ये डेवलप्ड हुई थी, कब हुई थी, कंसीडरिंग द ड्रॉबैक्स ऑफ करंट परचेजिंग पावर टेक्निक। कि करंट परचेजिंग पावर टेक्निक के कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे, कुछ उसकी कमियां रही होंगी जिस वजह से ये वाली टेक्निक आई। तो दिस टेक्निक इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक। तो ये जो टेक्निक है एक तरीके का सुधार है। और दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द जनरल प्राइस इंडेक्स। ये मेथड जो है वो जनरल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर नहीं करता, जबकि करंट परचेजिंग पावर इंडेक्स करंट परचेजिंग पावर टेक्निक जो है जनरल प्राइस इंडेक्स को कंसीडर करती थी, लेकिन रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो नहीं करता। इट यूजेज दोज इंडेसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनीज असेट। ये उन्हीं इंडेसेस को जो है यूज़ करती है जो कि कंपनी की असेट से डायरेक्टली रिलेटेड करते हैं, यानी कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं, ठीक है। और इन ऑर्डर टू यूज दिस मेथड, अगर आपको ये मेथड यूज करना है तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इंडेसेस आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। और अवेलेबिलिटी ऑफ सच इंडेसेस इज डिफिकल्ट। और आपको पता है कि इंडेसेस की अवेलेबिलिटी जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। बात कर लेते हैं इसकी कुछ मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस की। तो इस मेथड में इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स को यूज़ किया जाता है। दिस मेथड ओवरकम्स द ड्रॉबैक्स ऑफ करंट परचेजिंग पावर, यानी कि ये जो है करंट परचेजिंग पावर टेक्निक्स की कमियों को सुधारता है। वन ऑफ द मेरिट ऑफ दिस इज दैट अंडर इट, और इसकी एक और विशेषता भी है कि फिक्स्ड असेट्स आर वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट्स को आप किस तरीके से वैल्यू करते हो, मतलब उसकी वैल्यू आप कैसे निकालते हो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेस पे। और इस मेथड में फिक्स्ड असेट्स को आप रिकॉर्ड करते हो उनके एक्यूरेट प्राइस के अकॉर्डिंग। परिणाम स्वरूप जो है यानी कि कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअल रिजल्ट शो करता है, जैसे कि हमारे नेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ डीमेरिट्स की, यानी कि कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसकी। तो इस मेथड्स में कैलकुलेशन ऑफ रिप्लेसमेंट वैल्यू इज़ डिफ़िकल्ट। कि आपको अगर रिप्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये इसकी डीमेरिट है। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, वो कहता है कि ये मतलब डज नॉट प्रोवाइड फॉर द यूज़ ऑफ दिस मेथड, मतलब वो ये नहीं कहता कि ये मेथड आप यूज़ करो। और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट ईजी इन केस ऑफ अडॉप्शन ऑफ दिस मेथड। अगर आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस मेथड के अंडर आप नहीं आसानी से नहीं कर सकते। और व्हेन प्राइजेज आर नॉट स्टेबल, जब प्राइजेज ही स्टेबल स्थिर नहीं होंगे तो फिक्स्ड असेट्स कैन नॉट बी शोन एट एक्यूरेट प्राइजेज इन द बैलेंस शीट। तो फिक्स असेट भी आपकी एक्यूरेट प्राइस में नहीं शो आप कर सकते, क्योंकि प्राइजेज ही स्टेबल नहीं है, वो फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं। और ये जो मेथड है वो बायस्ड है। नाउ अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड मेथड यानी कि थर्ड टेक्निक की, तो वो है करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक। तो अंडर दिस मेथड द वैल्यू ऑफ नेट असेट इज डिसाइडेड एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो इस मेथड में क्या होता है, जो नेट असेट की वैल्यू होती है वो कैसे आप डिसाइड करते हो, बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग, और जो एंड है अकाउंटिंग पीरियड का उसमें।
और ऑल दी एसेट एंड लाइबिलिटी आर शोन एट दी करंट वैल्यू इन दी बैलेंस शीट। यहाँ इस मेथड में आप अपने एसेट्स और लाइबिलिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो करंट वैल्यू पर शो करते हो अपनी बैलेंस शीट में। और डिफरेंस बिटवीन दी वैल्यू डिटरमाइन एट द बिगनिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड, और जो भी आपकी करंट में आपने डिटरमाइन करी थी और जो भी आपके एंड पीरियड में आपने डिटरमाइन करी है वैल्यूज़, उनको जब आप माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकल करके आएगा। अब कुछ इसकी मेरिट्स हैं करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक की, वो क्या है कि इस मेथड में असेट्स एंड लाइबिलिटी आर शोन एट करंट वैल्यू। सबसे पहली मेथड मेरिट है कि असेट और लाइबिलिटी को करंट वैल्यू पर शो किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू, और प्रॉफिट एंड लॉस आप कैसे निकालते हो, कंपेयर करके निकालते हो। जो भी आपने बिगनिंग में वैल्यू कैलकुलेट करी थी और जो भी आपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कैलकुलेट करी है उसको आप माइनस करके जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो इस मेथड के अंडर। बात कर लेते हैं इसकी कुछ डीमेरिट्स की। तो नंबर 1 है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असरटेन द करंट वैल्यू, कि ये डिफ़िकल्ट होता है कि करंट वैल्यू को असरटेन करना, यानी कि डिटरमाइन करना। और दिस मेथड हैज़ एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब बात कर लेते हैं हमारी लास्ट टेक्निक की, आई थिंक ये लास्ट है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। तो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक हमसे क्या बोलती है कि इन द ईयर 1975 में सैंडिलैंड्स कमेटी हैज़ रिकमेंडेड द अडॉप्शन ऑफ करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। तो सैंडिलैंड्स कमेटी ने रेकमेंड किया था करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक का एडॉप्शन, मतलब उन्होंने जो है ये वाली टेक्निक अडॉप्ट करी थी। कौन सी? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। किस लिए करी थी? फॉर प्राइस लेवल चेंजेस, जो भी प्राइस लेवल चेंज हो रहे हैं उसके लिए। और आफ्टर कंसीडरिंग दी ड्रॉबैक्स ऑफ अबव डिस्कस टेक्निक। अभी हम 3 टेक्निक पढ़ चुके हैं, राइट? 3 टेक्निक पढ़ चुके हैं हम लोग, और तीनों टेक्निक्स में जो भी ड्रॉबैक्स थे, जो भी कमियां थी ना, उनको कंसीडर करने के बाद ये वाली टेक्निक आई है। इसका नाम है करंट कॉस्ट अकाउंट टेक्निक। और ये कौन सी कमेटी लाई है? सैंडलैंड्स कमेटी 1975 में। और इस मेथड में क्या होता है कि फिक्स्ड असेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट करंट प्राइजेस। इस मेथड में फिक्स असेट को जो है बैलेंस शीट में शो किया जाता है उनके करंट प्राइस के अकॉर्डिंग। और डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द करंट प्राइस। और डेप्रिसिएशन भी आप कैसे निकालते हो? करंट प्राइस ऑफ फिक्स असेट्स को कैलकुलेट करके, ठीक है? यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन ओरिजिनल प्राइस के बेस पर नहीं निकालते। और बिसाइड्स दिस, इसके अलावा अगर हम बात करें, सरप्लस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर आपका जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का सरप्लस आएगा, करते थे ना हम रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग बनाते थे, जब उसका जो सरप्लस आएगा ना तो आप उसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। और ये जो अमाउंट होगी इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। जो भी ये अमाउंट होगी, ये अमाउंट आप डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि इसको आप बांटोगे नहीं डिविडेंड के रूप में। और इस टेक्निक में एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन प्रिपेयर्ड इन एडिशन टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस टेक्निक में एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इज प्रिपेयर्ड आप करते हो इसमें। और दिस टेक्निक्स ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग इज द मोस्ट सुटेबल टेक्निक एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर इट। ये जो टेक्निक है प्राइस लेवल अकाउंटिंग की, ये सबसे सुटेबल टेक्निक मानी गई है एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। क्योंकि इसमें जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो वो आपको एक रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस प्रकार दिस मेथड इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी ये हेल्पफुल है। बात कर लेते हैं इसकी कुछ मेरिट्स की। तो इसकी भी कुछ मेरिट्स हैं। तो अंडर दिस मेथड फिक्स्ड असेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एट द करंट वैल्यू, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो चार्ज्ड ऑन करंट वैल्यू। ये अभी हमने पढ़ा, फिक्स्ड असेट्स को आप करंट वैल्यू पर शो करते हो और डेप्रिसिएशन भी करंट वैल्यू पर चार्ज करते हो। इस मेथड में एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस का भी बनता है, राइट? और इस मेथड में स्टॉक इज नॉट वैल्यूड एट दी कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर।
यानी कि यहाँ पर आप स्टॉक को, जैसे हम स्टॉक को कैसे मेजर करते हैं कि हाँ कॉस्ट जितनी हमें उसकी लागत आई थी या फिर जो मार्केट प्राइस है जो भी उसमें से कम होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर दिस मेथड प्रोवाइड द रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। इसमें जो भी आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो वो एक हमें रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब कुछ इसकी दो डिमेरिट हैं। वो क्या है कि दिस मेथड हैज़ एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी, दिस टेक्निक्स इज अनसुटेबल ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड। यानी कि जब हमारा बिजनेस साइकिल का डिप्रेशन वाला पीरियड चल रहा होगा तो ये वाला मेथड आपका काम नहीं आएगा, अनसुटेबल है। तो thus the techniques of price level accounting have been developed to record the impact of changes in the price level। तो इसीलिए काफ़ी सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं, डेवलप हुई हैं, क्योंकि प्राइस लेवल की चेंज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पर। तो टेक्निक्स फॉर प्राइस लेवल अकाउंटिंग शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग इन व्यू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सच टेक्निक्स। तो जब आप अपने बिजनेस के लिए टेक्निक्स चूज़ कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन सभी टेक्निक्स की मेरिट्स और डीमेरिट्स, तभी आप जो है इसको ढंग से चूज़ कर पाओगे। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।